नी रिप्लेसमेंट या रीसरफेसिंग सर्जरी को कभी भी स्टेज 4 के बिना एडवाइस नहीं किया जाता। अगर उसको स्टेज 4 से पहले कोई एडवाइस कर रहा है तो ये अनएथिकल है, ये सही नहीं है। तो आपको स्टेज 1, 2, 3 में सिर्फ कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, कई बार हम इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं। अगर वो सब ट्रीटमेंट फेल हो जाता है और पेशेंट की हड्डियाँ आपस में टच हो जाती हैं, तो फिर हम उस पर सर्जरी पे जाते हैं। सर्जरी के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि रिप्लेसमेंट का मतलब जैसा कि किडनी रिप्लेसमेंट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है कि हमारा घुटना काट के दूसरा डाल देंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि घुटना मार्केट में कहीं नहीं मिलता, ना कोई घुटना अपना डोनेट करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा मॉडल पे समझाना चाहूँगा। बेसिकली नी रिप्लेसमेंट में होता क्या है, नी रिप्लेस नहीं किया जाता, घुटना आपका ही रहने वाला है। आपका नॉर्मली हमारे घुटने का अलाइनमेंट इस तरीके से होता है, बीच में कुशन होता है जो दोनों बोन्स को आपस में टच होने से रोकता है। जब आपको आर्थराइटिस हो जाता है तो धीरे 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 ये पैर टेढ़ा होकर इस तरह से बोन्स आपस में टच हो जाती है। हमें क्या करना है, सिर्फ इस बोन को वापस से दूर करके इसके बीच में एक कैप लगानी है। सो बेसिकली रिप्लेसमेंट के अंदर ये कैप लगाई जाती है, ना कि आपका घुटना बदला जाता है। तो ये रीसरफेसिंग है, नॉट रिप्लेसमेंट। इसी को आप लोग रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर घुटना आपका ही रहता है, सिर्फ घुटने के बीच में एक कैप लगाई जाती है। दैट इज द रिप्लेसमेंट सर्जरी। नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। तेज रफ्तार से बदलती इस लाइफ स्टाइल के दौर में हड्डियों के रोग काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जयपुर के टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे से। डॉक्टर दुबे नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट डॉक्टर हैं जिनको अभी हाल ही में लंदन की पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया, और ये संपूर्ण राजस्थान के लिए बड़े सम्मान की बात है, अभी तो पूरे भारत के लिए ये सम्मान की बात है। साथ ही डॉक्टर धीरज दुबे के नाम एक विश्व स्तरीय रिकॉर्ड दर्ज है। उनके नाम रिकॉर्ड है, उन्होंने एक सिंगल डे में 34 प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करने वाले इंडिया के फर्स्ट डॉक्टर हैं, और इसके लिए उनका नाम विश्व स्तरीय रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ ही अब तक करीब 25,000 से ज्यादा, जी हाँ, बड़े एक अचीवमेंट की बात है कि 25,000 से ज्यादा सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉक्टर धीरज दुबे कर चुके हैं। तो हम उनसे आज खास मुलाकात करने जा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया, थैंक यू। मैं डॉक्टर धीरज दुबे हूँ और मैं शैल्बी हॉस्पिटल में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। सर, सबसे पहले हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में खास बातें बताएं। देखिए सर, वैसे तो ऑर्थोपेडिक एक्चुअली बहुत बड़ी एक वास्ट ब्रांच है, बट आजकल इसके अंदर बहुत सारी सब डिविजन्स हो गए हैं, हर तरह का एक्सपर्टाइज हो गया है। तो ऑर्थोपेडिक्स भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है। इसमें से एक ब्रांच है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, या फिर जिसको हम आर्थोप्लास्टी भी बोलते हैं, जिसमें आपके कंधे, कूल्हे का जोड़ या नी जॉइंट्स के रिप्लेसमेंट्स किए जाते हैं। तो मेरा स्पेशलाइजेशन स्पेशली हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज में है। सर, क्योंकि आपके नाम काफी बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं, विश्व स्तरीय रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज है। सर, ये कैसे संभव हो पाया था विद इन 24 आवर 34 प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? सर, बड़ा एक आश्चर्य की बात है, प्लीज डिफाइन करिए सर। सर देखिए, वैसे तो जिस टेक्निक से मैं सर्जरी करता हूँ, जो मेरा सर्जिकल टाइम है वो क्योंकि काफ़ी कम रहता है, 15 से 20 मिनट में एक सर्जरी पूरी हो जाती है, तो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बट फिर भी इस चीज़ को करने में बहुत टाइम की मेहनत लगी। सारे पेशेंट्स को सेलेक्ट किया गया, प्रॉपर उनका ऑपरेशन से पहले दिन चेकअप किया गया, उनकी पूरी फिटनेस देखी गई। उसके बाद 4 से 5 ओटी ऑपरेशन थिएटर डेडिकेटेड इसके लिए तैयार किए गए। पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन सेट्स जो होते हैं वो 8 से 10 सेट्स हमने मंगाए। हर तरह का इम्प्लांट्स हमारे पास मौजूद था, हर साइज़ का इम्प्लांट मौजूद था, और मेरी पूरी टीम जो मेरे साथ थी, क्योंकि ये काम विदाउट टीम वर्क नहीं होता। तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देने वाले अलग होते हैं, उनका क्लीनिंग करने वाले अलग होते हैं, पेशेंट की स्क्रब करने वाले लोग अलग हैं, इंस्ट्रूमेंट जमाने वाले लोग अलग हैं। तो उन सभी के सहयोग से मैं ये कर पाया एक दिन के अंदर। सर, हमारा जो अगला सवाल है वो आपके प्रोफेशनल एक एक आपकी प्रोफेशनल इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। हालांकि काफ़ी बड़े रिकॉर्ड आपके नाम आज दर्ज हैं, लेकिन सर, जब आफ्टर मेडिकल एजुकेशन आपने किस प्रोफेशनल इंटेंशन के साथ ये फैसला किया कि आपको एक एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है सर?
सर देखिए, डॉक्टर बनने का सपना तो मुझे तभी आया क्योंकि मैं जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने से निकलता था तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग वाइट एप्रन पहन के जाते हैं। और जब मैं हॉस्पिटल गया तो मैंने देखा कि कुछ पेशेंट्स जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनके उनको आशीर्वाद भी दे रहे थे, उनके पैर भी छू रहे थे, उनको इतना थैंक्स दे रहे थे कि सर आपने हमारी ज़िंदगी बचाई है, हमारे लिए ये सब किया। तो ये देख के मुझे लगा कि इससे बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती। आप चाहे किसी भी बड़ी पोस्ट पे हों, कुछ भी आप आईएएस हो, आरएस हो, आईपीएस हो या फिर और कोई नेता पॉलिटिशियन हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट ये चीज़ अचीव करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस इंसिडेंस के बाद ही मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल मेडिकल फील्ड में जाऊँगा और ऑर्थोपेडिक मेरी ड्रीम ब्रांच थी जिसमें मुझे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बनना था, तो मैंने इसको परस्यू किया। सर, लाइफ स्टाइल लोगों की काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, डिब्बा बंद खाने का ये दौर है, क्योंकि आप एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो आपको क्या लगता है लाइफ स्टाइल और इस बिगड़ते खान पान से हमारी हड्डियाँ जो हैं, जॉइंट जो हैं, किस हद तक प्रभावित हो रहे हैं? देखिए सर, वैसे तो मेडिकल फील्ड इतना वास्ट है कि इसमें बॉडी की हर चीज़ ही इफ़ेक्ट हो रही है, बट क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो मैं हड्डी और जॉइंट्स की बात करूँगा। हड्डी और जॉइंट्स की जो देखभाल है, उसकी ख़राब होने की या उसके सुधरने की जो शुरुआत है वो बचपन से, बच्चे के बर्थ होते ही शुरू हो जाती है। सो जब बच्चा बर्थ लेता है उस टाइम पे माँ ने क्या न्यूट्रिशन लिया है, प्रॉपर कैल्शियम विटामिन डी टाइम पे लिया नहीं लिया, क्योंकि मदर बच्चे को फीड कराई जा रही है बट खुद अगर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो वो डेफिशिएंसीज बच्चे में शुरू से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आजकल कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से उनकी बोन ग्रोथ कम हो गई है। बच्चे बेड पे ज़्यादा टाइम निकालते हैं या उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रॉपर अच्छे यूज़ नहीं करते हैं, डिब्बा बंद खाना खाते हैं। तो इन सभी को लेके डिफरेंट टाइप के कैल्शियम, विटामिन्स, इन सब की डेफिशिएंसी इनके अंदर हो रही है। किसी एक पोजीशन में बैठे रहने से आपकी कमर टेढ़ी हो जाती है, अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी गर्दन में सर्वाइकल के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये इश्यूज़ एक बहुत शुरुआत से शुरू होते हैं। अगर इनको इसी स्टेज पे रोक दिया जाए तो हम आगे आने वाले बहुत बड़े-बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा डेली रूटीन में। सर, पिछले 10 सालों में बीच में कोरोना काल भी आया था। पिछले 10 सालों में न्यू टेक्निक अभी ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में काफ़ी आ चुकी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितने बड़े बदलाव देखते हैं? किस तरह के बदलाव ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में आए हैं? सर, सबसे बड़ा बदलाव तो मैं अपने ओपीडी के एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा कि जब पेशेंट आज से 8-10 साल पहले हमारे पास ओपीडी में आते थे और हम किसी को ये बोल देते थे कि आपके जॉइंट में आर्थराइटिस हो गया और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो लिटरली मानिए वो उठ के भाग जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये क्या बोल दिया, मतलब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज का टाइम ये है, आज का सिनेरियो ये है, लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं अपनी चीज़ों को लेके कि अब अगर हम उन्हें बताते हैं तो वो शांति से उस चीज़ को सुनते हैं और उसको परस्यू करते हैं। आजकल जॉइंट आर्थराइटिस बहुत कॉमन हो गया है और इसकी जो सर्जरी जिसे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं या रिसरफेसिंग सर्जरी है, वो भी बिल्कुल कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के ऑपरेशन की तरह हो गई है। लोग आगे बढ़ के इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि हमें घुटनों में दर्द है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, हमें चलना है, हमें घूमना है, हमें हमारी चाहे कितनी भी उम्र बची हो, आप हमें सही करिए ताकि हम पेन फ्री लाइफ जी सकें और घूमना फिरना कर सकें। सो ये बदलाव लोगों में आया है। टेक्नीक में बहुत, नो डाउट, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। टेक्नीक में ये बदलाव है कि पहले जब ऑपरेशन किया जाता था तो ऑपरेशन में घंटों लगा करते थे। पेशेंट को डिफरेंट अलग-अलग खून निकालने की नली, पेशाब की नलियाँ लगाई जाती थी। 15-15 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती रहता था, बहुत लंबी कसरतें होती थी। अभी जो टेक्नीक है उसमें, जिस टेक्नीक से मैं करता हूँ, ज़ीरो टेक्नीक विद फास्ट ट्रैक रिहैबिलिटेशन, 15-20 मिनट में सर्जरी हो जाती है, 3-4 घंटे बाद पेशेंट चलना शुरू कर देता है और 48 आवर्स में हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं और विदिन 2 वीक्स वो अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड कर सकता है। सो ये काफ़ी बड़े बदलाव सर्जरी में देखने को मिले हैं। सर, अभी आपने अर्थराइट्स की बात की। सर, लगता है अर्थराइट भारत की जड़ों में समा चुका है। पहले हम सुनते थे कि करीब 50 प्लस के लोगों को अर्थराइट्स होता था, उनको चलने में, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दिक्कत होती थी, घुटनों से या हाथों से उनकी हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती थी। लेकिन सर, अभी हम देखते हैं कि जो यंगर एज के, चाहे बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, वुमन हों या छोटे बच्चे हों, वो भी अर्थराइट्स के शिकार हैं। तो सर, हमारे इसका क्या कारण, इसका मेन रूट क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक्चुअली आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम और इसके ऑपरेशंस नॉर्मली 60-65 प्लस के लोगों के लिए बने थे, बट इसको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं 40 प्लस वाले लोग। तो यंग एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली बढ़ गया है। इसका सबसे मेन रीज़न, जैसा कि आपने बताया, सेम लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरा होता क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो लोग समझते नहीं हैं। जैसे अगर आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया है, घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम करना चाहिए। आपको ज़मीन पे उठना बैठना या आलती-पालती मारना कम करना चाहिए।
अभी आप देखेंगे यंगस्टर्स अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में जाते हैं, तो वो ट्रेडमिल पे भागते हैं। उनको ये नहीं पता कि ट्रेडमिल पे भागने से उनके जॉइंट्स में आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी तरह से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हर आदमी की, हर जॉइंट की एक्सरसाइज कस्टमाइज होनी चाहिए। ये कॉमन नहीं हो सकती कि ये एक्सरसाइज सबके लिए बनी है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो आप एक्सरसाइज को, जिम को कस्टमाइज करें। कुछ जो डेली रूटीन की चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखें। भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करें, जो आजकल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आजकल वही पैक्ड फूड यूज़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते ये चीज़ें अब आजकल बहुत अर्ली एज में होने लग गई हैं। सर एक अब जो महत्वपूर्ण सवाल है सर, हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट। सर जैसे लगता है नी रिप्लेसमेंट का एक फैशन का दौर चल पड़ा है। अभी कोई भी पेशेंट अगर अपनी नी से जुड़े हुए किसी भी रोग को लेकर किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं तो डायरेक्ट उनको कई बार देखा गया है, हालांकि ये अलग अलग ओपिनियन इसके बारे में हो सकती है कि उनको नी रिप्लेसमेंट फर्स्ट स्टेप पर ही उनको डिसीजन दिया जाता है। तो सर नी रिप्लेसमेंट के किस हद पर पहुंचने पर नी रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी हो जाता है और किस हद तक इसको टाला जा सकता है? देखिए सर, जॉइंट पेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और नी रिप्लेसमेंट या रीसरफेसिंग सर्जरी को कभी भी स्टेज 4 के बिना एडवाइस नहीं किया जाता। अगर उसको स्टेज 4 से पहले कोई एडवाइस कर रहा है तो ये अनएथिकल है, ये सही नहीं है। सो आपको स्टेज 1, 2, 3 में सिर्फ कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, कई बार हम इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं। अगर वो सब ट्रीटमेंट फेल हो जाता है और पेशेंट की हड्डियां आपस में टच हो जाती हैं, तो फिर हम उस पर सर्जरी पे जाते हैं। सर्जरी के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि रिप्लेसमेंट का मतलब जैसा कि किडनी रिप्लेसमेंट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, कि हमारा घुटना काट के दूसरा डाल देंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि घुटना मार्केट में कहीं नहीं मिलता, ना कोई घुटना अपना डोनेट करता है। सो मैं आपको एक छोटा सा मॉडल पे समझाना जी हाँ, चाहूँगा। बिल्कुल हाँ। बेसिकली नी रिप्लेसमेंट में होता क्या है, नी रिप्लेस नहीं किया जाता, घुटना आपका ही रहने वाला है। आपका नॉर्मली हमारे घुटने का अलाइनमेंट इस तरीके से होता है, बीच में कुशन होता है जो दोनों बोन्स को आपस में टच होने से रोकता है। जब आपको आर्थराइटिस हो जाता है तो धीरे 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 ये पैर टेढ़ा होकर इस तरह से बोन्स आपस में टच हो जाती हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ इस बोन को वापस से दूर करके इसके बीच में एक कैप लगानी है। सो बेसिकली रिप्लेसमेंट के अंदर ये कैप लगाई जाती है, ना कि आपका घुटना बदला जाता है। तो ये रीसर्फेसिंग है, नॉट रिप्लेसमेंट। इसी को आप लोग रिप्लेसमेंट बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर घुटना आपका ही रहता है, सिर्फ घुटने के बीच में एक कैप लगाई जाती है। दैट इज द रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो सर किस एज के लोगों को ये मस्ट हो जाता है? क्या यंगर पर्सन, अगर किसी के नी में कोई इश्यूज है, कोई रोग ज्यादा बढ़ गया है, तो यंग एज में भी नी रिप्लेसमेंट ठीक रहता है सर? देखिए सर, आजकल एज का क्राइटेरिया ख़त्म हो गया है। ये चीज़ें पहले हुआ करती थी कि हम इस एज के हैं, हमें ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अभी क्राइटेरिया है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। आपकी एज चाहे 15 साल हो, 55 साल हो या 100 साल हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितना जीने वाले हैं। दूसरा ये कि टेक्निक्स में इतने एडवांसमेंट हो गए हैं कि इन इम्प्लांट्स की लाइफ आजकल 25-30 ईयर्स तक हो गई है, अगर इनको परफेक्टली परफॉर्म किया जाता है तो। सो आपकी एज अगर 40 साल है तो भी आप ऑपरेशन करा सकते हैं अगर आप परेशान हैं तो, और अगर आपकी एज 100 साल है तो भी आप ऑपरेशन करा सकते हैं आप परेशान हैं तो। मैंने मिनिमम अभी तक 18 साल की लड़की का नी रिप्लेसमेंट किया है, क्योंकि उसको इतना सीवियर गठिया या आर्थराइटिस था कि वो जा चल के बाथरूम तक भी नहीं जा सकती थी, और मैक्सिमम 103 साल की फीमेल का किया हुआ है। सो एज अब क्राइटेरिया नहीं रह गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्राइटेरिया। सर अगर कोई क्रिटिकल पोजीशन क्रिएट हो जाती है किसी के बाद में और अगर री नी रिप्लेसमेंट की कंडीशन आती है तो उस पोजीशन में क्या किया जाता है? एक मिथ और ये भी है कि लोगों में लगता है कि इस सर्जरी को कराने के बाद हम एक बार ही लाइफ में करा सकते हैं, फिर कुछ नहीं हो जी हाँ सकता। सर, ऐसा हाँ। बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल ये सर्जरी ज़्यादातर 40-45 साल के लोगों में हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो 80-90 ईयर्स जिएंगे, तो उनको एक बार सर्जरी और करानी पड़ेगी। सो इस सर्जरी को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार भी किया जा सकता है। तो ये मिथ आपको ब्रेक करना है कि ये सर्जरी लाइफ में कितनी बार भी की जा सकती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप इस सर्जरी को एक बार ही कराएं। तो सर नी रिप्लेसमेंट के बाद में इट मीन अगर आज किसी पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसको अपनी रनिंग लाइफ में अगेन आने के लिए कितना टाइम लग जाता है? सर बहुत ही अच्छा सवाल है, और लोगों में जो बहुत सारे मिथ हैं इसको ब्रेक करूंगा मैं इस आंसर से। पहले का जो टाइम था बिल्कुल अलग था। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, 15 मिनट की सर्जरी, सेकंड डे से चलना फिरना शुरू, 48 घंटे में आप डिस्चार्ज, विद इन 48 आवर्स आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हैं। 15 दिन में आपके स्टिचेस रिमूव होते हैं। उन 15 दिनों में आप अपने सारे रूटीन काम कर सकते हैं, और 2 to 3 वीक्स में आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। इनफैक्ट आजकल के जो इम्प्लांट्स और टेक्निक है, आप नीचे ज़मीन पे बैठ के आलती पालती लगा सकते हैं, आप सीढ़ी चढ़ना उतरना कर सकते हैं, आप जो गेम्स खेलना चाहें खेल सकते हैं।
सर एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है कि अगर किसी पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट की कंडीशन आती है तो जिस कंपनी का ऑलरेडी इम्प्लांट हो रखा है तो वो इम्प्लांट की कॉस्ट अगेन पेशेंट को पे करना होता है। यस सर, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपके हर इम्प्लांट की एक लाइफ होती है, उसको कैसे आपने यूज़ किया है उस पे वो चलता है। तो अगर कुछ टाइम बाद जब इम्प्लांट के बीच में गद्दी होती है जिसको हम पॉलीथाइलिन बोलते हैं, अगर वो घिस जाती है तो फिर आपको नया इम्प्लांट डालना पड़ता है। वो इम्प्लांट्स इन प्राइमरी इम्प्लांट से डिफरेंट होते हैं, उनको हम कंस्ट्रेन इम्प्लांट बोलते हैं। वो थोड़ा हायर रेंज के इम्प्लांट्स आते हैं, तो नो डाउट वो हमें नए परचेज करने होते हैं। सर नी रिप्लेसमेंट की तरह भारत देश में आज की डेट में जो हिप रिप्लेसमेंट के केस हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और देखा गया है कि सर जेंट्स की बजाय जो फीमेल हैं जो जो 50 साल पार कर चुकी हैं फीमेल में हिप रिप्लेसमेंट के केस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसका मूल कारण क्या है? हाँ, इसको मैं थोड़ा-सा करेक्ट करूँगा। आर्थराइटिस जो घुटनों का है, वो सबसे कॉमन फीमेल्स में होता है। 10 में से 8 जो हम पेशेंट ऑपरेट करते हैं, वो फीमेल होती हैं, 2 मेल होते हैं। तो नी आर्थराइटिस जो है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में है। हिप का आर्थराइटिस मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। हिप का आर्थराइटिस मैं क्या बोलूँगा, हिप का एवीएन बोलूँगा। एवास्कुलर नेक्रोसिस एक चीज़ होती है जिसमें आपके हिप के बॉल का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। इसका सबसे कॉमन कॉज़ होता है स्टेरॉइड। जो लोग बिना किसी इंडिकेशन के, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए हुए बॉडी बिल्डिंग के लिए या जिम में जाने वाले जो भी लोग हैं, आपने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स प्रोटीन्स लेते हैं या फिर स्टेरॉइड खाते हैं, उनको हिप में एवीएन हो जाता है। एवीएन मतलब ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, फिर वो सेकेंडरी आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। सो बहुत केयरफुल रहें। हिप का आर्थराइटिस बहुत कॉमन नहीं है, नी का आर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है, बट हिप का आर्थराइटिस तब होता है जब आपके हिप का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, और उसका सबसे कॉमन कॉज है स्टेरॉइड, जो कोरोना में भी बहुत कॉमनली यूज़ हुआ है। लोगों ने अनएथिकल यूज़ भी बहुत किया है। उसके बाद से हमारे हिप रिप्लेसमेंट के केसेस बढ़ गए हैं। सर अभी आपने कोरोना की बात करी तो कोरोना से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है सर, कोरोना काल में हमने देखा कि काफ़ी डॉक्टर्स को बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो क्या आपके सामने भी किसी क्रिटिकल केस में जो कोरोना का टाइम चल रहा था कोई क्रिटिकल केसेस या चैलेंजिंग आपके सामने आए थे? सर वैसे तो एक्चुअली मेरा जो फील्ड है वो इलेक्टिव सर्जरी का फील्ड है। रिप्लेसमेंट सर्जरी इज ऑलवेज इलेक्टिव सर्जरी, दिस इज नॉट एनी इमरजेंसी देयर। सो बट हाँ, नो डाउट एक्सीडेंट्स तो होते ही थे। नो डाउट वो उस टाइम पे बहुत कम हो गए थे क्योंकि लॉकडाउन और ये सब था। बट हाँ, फिर भी कई पेशेंट कोई घर पे गिर गया, सडनली हिप फ्रैक्चर हो गया, तो उनको हमें ऑपरेट करना पड़ता था विथ ऑल प्रिकॉशंस, क्योंकि वो इमरजेंसी थी, तो वो हमने किया है। सर अभी आपने एक्सीडेंट की बात करी तो सर जैसे कि नी रिप्लेसमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सर अगर किसी पेशेंट्स का किसी व्यक्ति का एक बड़े मेजर एक्सीडेंट में, क्योंकि आजकल काफ़ी आधुनिक रोड्स का ज़माना है, काफ़ी मॉडर्न रोड हो गए हैं, उसी रफ्तार से लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं और सर बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, हाथ पैर कुचल जाते हैं। लेकिन सर अगर इस तरह के किसी केस में किसी व्यक्ति का अगर नी घुटना जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाए तो विदाउट रिप्लेसमेंट फिर उसको वहाँ कैसे रिकवर किया जाता है? सर दिस इज़ एक्चुअली ट्रॉमा। ट्रॉमा इज़ टोटली डिफरेंट फील्ड। अगर वो फ्रैक्चर हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि नी या कोई भी जॉइंट इतना ज़्यादा क्रश हो जाता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से बैठा नहीं पाते। सो ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस में हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। पहले हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसको प्रॉपर पूरी ट्रॉमा की टीम द्वारा प्लेट्स या रॉड्स या नेल से उसको बैठाया जाता है, जॉइंट को वापस से बनाया जाता है। और जब वो जॉइंट सॉलिडिफाई हो जाता है तो जितना टाइम पेशेंट के लाइफ का निकल सकता है बिना रिप्लेसमेंट के उसको निकालते हैं, क्योंकि एक बार इंजरी जॉइंट में होने के बाद उसमें आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नो डाउट फ्यूचर में उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि ट्रॉमा होते ही उसको रिप्लेसमेंट करना है। पहले उसको हम जोड़ते हैं, उसको फिक्स करते हैं, हड्डी को जुड़ने का टाइम देते हैं, 8, 10, 15 साल जितने भी निकल जाएँ, एंड देन जब आर्थराइटिस होता है तो फिर हम उसको ऑपरेट करते हैं। सर अब हमारा जो अगला सवाल है वो सवाल एक चलन में है, लोगों में काफ़ी उत्सुकता का कारण है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। सर रोबोटिक सर्जरी, बड़ी उत्सुकता भरा ये सवाल है कि सर रोबोटिक सर्जरी में क्या रोबोट सर्जरी करता है, डॉक्टर की कोई भूमिका नहीं होती फर्स्ट। और सर इसमें सर प्लीज़ आप इसको डिस्क्राइब करिए कि क्योंकि आजकल हम देखते हैं टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर मैक्सिमम डॉक्टर हैं मुंबई, दिल्ली के, जयपुर के भी, रोबोटिक सर्जरी का दावा किया जाए तो या फिर ये एक मार्केटिंग ट्रेंड है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए सर, रोबोटिक्स एक टेक्नोलॉजी है, जी। एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है। पहला मिथ तो ये क्लियर करें कि सर्जरी हमेशा सर्जन ही करता है, रोबोट कभी सर्जरी नहीं करता। सर्जन रोबोट से कुछ असिस्टेंस ले सकता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोबोटिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बट हाँ, कई सारे फील्ड हैं। ब्रेन का कोई ऑपरेशन हुआ, गैस्ट्रो का ऑपरेशन हुआ, या और कोई बड़े ऑपरेशंस हुए, कार्डियक ऑपरेशंस हुए, नो डाउट उनमें रोबोटिक्स का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि रोबोट के ज़रिए हम
इंसिजन को छोटा कर सकते हैं, ब्लड लॉस कम कर सकते हैं। बट अगर मैं स्पेसिफिकली नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की बात करूं, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रोबोटिक्स का उसमें रोल नहीं है। रोबोटिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। कुछ बहुत रेयर केसेस का एक्चुअली क्या है कि रोबोटिक की जो प्रिंसिपल्स है वो बिल्कुल अलग हैं। वो किनेमेटिक मैकेनिज्म पे काम करता है। हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे हम कई सालों से सर्जरी कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, वो मैकेनिकल अलाइनमेंट पे काम करता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। सो रोबोटिक्स के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आने अभी बाकी हैं कि वो जिस मैकेनिज्म पे काम करता है। सो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मैं रोबोटिक्स को प्रेफर नहीं करता। मैं पर्सनली रोबोटिक्स काम में बहुत कम लेता हूँ। बहुत रेयर केसेस जिनमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी है, जिनको हम नॉर्मली नहीं कर सकते, करते हैं। अदरवाइज रिप्लेसमेंट सर्जरी में, स्पेसिफिकली नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक्स का रोल मैं नहीं मानता। सर काफ़ी लंबा समय आपने ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में गुजारा है, काफ़ी आपने थाउजेंड्स में आपने सक्सेसफुल सर्जरीज की हैं। सर कोई खास एक्सपीरियंस बताइए तब आपको ये लगा हो कि ये केस मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे इससे आपको कैसे उसका सामना करना पड़ा, कोई स्पेसिफिक आपका एक्सपीरियंस है? वैसे तो सर जैसा कि आपने बताया 25-30,000 के आसपास रिप्लेसमेंट्स मैं कर चुका हूँ। बट हाँ, कुछ केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक केस होते हैं। उनमें से एक दो केसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक 18-19 साल की लड़की थी जो कॉलेज गोइंग गर्ल थी, बट उसको इतना सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से गठिया था कि उसके हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए थे। उसको वॉशरूम जाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो उस लड़की को मैंने ऑपरेट किया था। उसको ऑपरेट करते हुए मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि क्या इतने कम उम्र की लड़की को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, इसको बहुत जल्दी ही, क्योंकि अगर इसकी लाइफ लंबी होती है तो लाइफ में 2 या 3 बार रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ेगी। बट हाँ, उसके बाद, उस सर्जरी को करने के बाद उस लड़की की जो लाइफ चेंज हुई, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आया, और वो इतनी बार मुझे थैंक्स कहने आई स्पेशली, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही सेम एक केस और था जिसमें मैंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स हिप रिप्लेसमेंट किया था। अनमैरिड गर्ल थी, जिसके पैर या हिप इतने ख़राब हो चुके थे कि वो, उसको वॉशरूम जाके बैठना भी मुश्किल था। उसको खड़े खड़े ही वॉशरूम करना पड़ता था। मतलब इस लेवल तक वो परेशान थी। उसको मैंने ऑपरेट किया और उस लड़की की शादी हुई, उसने बेबी को भी बर्थ दिया। वो स्पेशली अपने बच्चे को लेके मुझे थैंक्स कहने आई अपने हस्बैंड के साथ। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको करके मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने फील्ड चूज़ किया। सर कई मेडिकल रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में रिलीज हुई हैं जिसमें डॉक्टर्स को गाइड करने के लिए वो रिपोर्ट्स थी जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनको आफ्टर सर्जरीज इन्फेक्शन को मेन फोकस था सर, कि क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए ये बात मानी जाती है कि नॉर्थ इंडिया में कई बार डॉक्टरों से, जो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, उनसे ये चूक हो जाती है इन्फेक्शन के मामले में, चाहे वो इन्फेक्शन ओटी के अंदर हो या पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान का हो, बेड का हो या आफ्टर दैट हो। तो सर इन्फेक्शन को लेकर आप किस तरह की एहतियात बरतते हैं? सर देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक ही डेडेड कॉम्प्लिकेशन है जिससे हम डरते हैं, दैट इज़ इन्फेक्शन। क्योंकि इसके अंदर मेटल डलता है। मेटल में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करना कठिन होता है। सो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों में अवेयरनेस लाना। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि ये सर्जरीज आजकल हर हर हॉस्पिटल में, हर छोटे बड़े अस्पताल में हो रही है। तो लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि पहले आप अपने डॉक्टर को सेलेक्ट करें। आप हॉस्पिटल का सेटअप देखें। आपको हर कहीं ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि आपका डॉक्टर आपको ऑपरेशन कर देगा, बट उसके बाद उस वो ओटी प्रॉपरली हाइजीन है नहीं, उसमें प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं है। ऐसे अस्पतालों में जब छोटी जगह पे डॉक्टर, पेशेंट ऑपरेट होकर हमारे पास आता है इन्फेक्शन को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो हमें बड़ा दुख होता है। वो लोगों के पास पहले ही ऑलरेडी पैसे की कमी होती है, वो योजनाओं में किसी में ऑपरेट कराते हैं और फिर उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो उन लोगों के ऊपर इतना बड़ा भार वो सोसाइटी पर है और उन लोगों पर है कि उनको सहन करना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको अच्छा सेटअप देखना है, अच्छे डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर से ऑपरेट कराना है। तीसरा, हम जब ऑपरेट करते हैं तो हमारे थिएटर में एक एक चीज़ डिस्पोजेबल होती है। हम किसी चीज़ को रीयूज़ नहीं करते। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, हर चीज़ की स्टेरिलिटी देखी जाती है, पूरी टीम इस तरह से काम करती है। तो टीम होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले उसका प्रॉपर वर्कअप होना ज़रूरी है। कई बार लोग बहुत सारे टेस्ट नहीं कराते, इन्फेक्शन नहीं देखते। कई बार बॉडी में पहले से इन्फेक्शन होता है, आपने उसको इग्नोर कर दिया और ऑपरेशन कर दिया, तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये सब प्री ऑफ प्रोटोकॉल होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। बट फिर भी रेयरली कुछ पेशेंट जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर वो इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर को उसको केयरफुली, बहुत इमीडिएटली ट्रीट करना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपने टाइम पे उसको देख लिया, परख लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया, उस घाव को ओपन करके वॉश कर दिया, तो इन्फेक्शन 100% ठीक हो जाता है। सो प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट करना इन्फेक्शन का बहुत ज़रूरी है, उसको इग्नोर नहीं करना है।
सर क्योंकि ये लाइफ बदलती लाइफस्टाइल का दौर है, काफ़ी तेज़ रफ्तार से लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है और लोग खाने पर डिब्बा बंद खाना, इडली, डोसा, चाउमीन, जब बाज़ार में जो भी मिलने वाली चीज़ें हैं, वो यूज़ में लेते हैं। और अक्सर सर अभी देखा जाता है कि भारत में क्योंकि हार्ट अटैक के केस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लगभग मैक्सिमम लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। प्लस डायबिटिक भी एक गहरी जड़ें लोगों में जमा चुका है। तो सर जब इस तरह के कोई पेशेंट होते हैं जिनका रिप्लेसमेंट करना है या जॉइंट से रिलेटेड कोई मेजर सर्जरीज करनी है, तो निजी तौर पर आपको सर्जरी से पहले क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या एहतियात बरतनी पड़ती है? सर देखिए, पेशेंट के ऑपरेशन की तैयारी तभी से शुरू हो जाती है जब वो हमें दिखाने आता है। ऐसा नहीं है कि एडमिशन होने के बाद ऑपरेशन की तैयारी होती है, क्योंकि इस ऑपरेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंट की पॉजिटिव मेंटलिटी। उसको मेंटली समझाना, उसको मेंटली एक्सेप्ट कराना कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सो जब हम उस पेशेंट से मिलते हैं, जब मैं मिलता हूँ तो मैं पेशेंट से पहले तो पर्सनल रिलेशन बनाता हूँ। उसको बोलता हूँ, उसको समझता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, ताकि वो एक पर्सनल टच फ़ील करे कि हाँ, डॉक्टर्स को हम सब चीज़ें शेयर कर जी। पाएँ। उसके बाद फिर मैं उसे समझाता हूँ कि आप ये ऑपरेशन आपके ऊपर होगा, इसके ये रिज़ल्ट्स हैं और ये इसकी दिक्कतें हो सकती हैं। उसके बाद जब पेशेंट उस सब कुछ समझ जाता है, तो हम अगर पेशेंट को लेट ऑपरेशन करना है तो कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे उसकी बोन स्ट्रांग हो सके, उसकी मसल स्ट्रांग हो सके, उसका न्यूट्रिशन सुधर सके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब मल्टीविटामिन्स और चीज़ें हम उनको देते हैं ताकि कुछ टाइम तक उनका न्यूट्रिशन सुधारा जा सके। और जब उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो जाता है तो हम उन पेशेंट को एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद ऐसा नहीं कि घुटना ऑपरेट करना है तो घुटने का ही चेकअप होगा, उनका पूरी बॉडी का ऊपर से नीचे तक चेकअप होता है। हर चीज़ को बारीकी से देखा जाता है, उनकी स्पाइन को, उनके हार्ट को। ये सब चीज़ें फिटनेस मिलने के बाद हम पेशेंट को ओटी में ले जाते हैं और यही कारण है कि हमारे रिजल्ट्स बेस्ट हैं। सर अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली खिलाड़ियों में देखा जाता है स्पोर्ट्स सर्जरीज की काफ़ी भारत में एक तरह से बड़ा तेज़ी से चलन बढ़ रहा है, एसीएल लिगामेंट सर्जरी से, इसके बारे में बताइए सर। सर देखिए, स्पोर्ट्स जो इंजरीज़ हैं और स्पोर्ट्स सर्जन है, ये बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। आजकल स्पोर्ट्स के टाइम पे एसीएल लिगामेंट इंजर्ड होना, पीसीएल लिगामेंट इंजर्ड होना, मेनिस्कल इंजरी होना, दीज आर वेरी कॉमन। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस इंजरीज़ को अगर आप टाइमली ट्रीट करा लें, इनको टाइम पे ऑपरेट करा लें, तो आप वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। बट अगर आपने इन इंजरीज़ को इग्नोर किया तो धीरे 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 करके ये आपके जॉइंट्स को ख़राब कर सकती हैं। और अगर जॉइंट ख़राब हो गया तो आपको हमारी सेवा लेनी पड़ सकती है। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, किसी भी तरीके का लिगामेंट या मेनिस्कस इंजरीज़ हैं, तो स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन के पास जाके उनको दूरबीन से ऑपरेट कराएं ताकि वो आपके जॉइंट्स को ख़राब ना कर सकें। सर ये एआई का दौर है। आज एआई जो है भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुका है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी एआई काफ़ी हद तक अंदर आ चुका है। आपके ट्रीटमेंट में, आपकी सर्जरी में एआई का क्या रोल है? सर सर्जरी में तो मैं नहीं बोलूँगा अभी, बट हाँ, एआई का रोल पेशेंट की काउंसलिंग में बहुत है। पेशेंट्स की क्वेरीज़ को हम एआई के थ्रू जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट्स आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब मिले, या फिर वो आजकल ऑनलाइन चीज़ों का जवाब चाहता है। तो आजकल बहुत अच्छे एआई टेक्निक्स आ गई हैं, उनमें पेशेंट जस्ट अपना सवाल डालता है और उसके बारे में पूरा का पूरा चीज़ें उसको निकल के आ जाती हैं। वो अपनी कोई भी क्वेरीज़ को बिना डॉक्टर से बात करे सॉल्व कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको एआई के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में। सर अभी आपने न्यूट्रिशन की बात करी थी। सर न्यूट्रिशन, सर आप अपने भारतीय समाज को, उन लोगों को जो कम जानकारी रखते हैं और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी चीज़ों के लिए अनभिज्ञ हैं, उनको क्या मेन खास सलाह देंगे? एज ए आप सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करें, उनके खान पान में क्या बदलाव हो कि उनकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत बनी रहें और उनको कभी लाइफ में जॉइंट पेन ना हो या अर्थराइटिस की दिक्कत ना हो। ये बड़ा खास आपका जवाब होगा जो कि समाज के काफ़ी बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस चीज़ की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फिज़िकली एक्टिव रहें, यंग एज में आप फिज़िकली एक्टिव रहें, अपना स्क्रीन टाइम कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, साइक्लिंग करें, जॉगिंग करें, जो भी आपको करना है ताकि आपकी बोन में स्ट्रेंथ बना रहे। न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखें। एक्चुअली होता क्या है, आपने आपने देखा होगा कि हर 5-6 महीने में आजकल सब लोग ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं अपना। आपने लीवर टेस्ट करा लिया, हमारे फैटी लीवर है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बट कोई भी बोन की हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देता है। बोनी हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर आपकी मांसपेशियाँ और हड्डियों में ताकत नहीं होगी तो आप खड़े भी नहीं हो सकते। अगर आपके शरीर से बोन और मसल्स को निकाल दिया जाए तो आप कोलैप्स हो जाएँगे नीचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपना प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट रखें ताकि आपकी मसल्स को ताकत मिलता रहे।
कैल्शियम विटामिन डी लेते रहें। विटामिन डी का बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। विटामिन डी का प्रॉपर सप्लीमेंटेशन डॉक्टर से सलाह करके लें। प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो उससे आपकी एक्सरसाइज होगी, नहीं। पहले ही माना जाता था कि वज़न उठाना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का काम है, बट मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग करना। चाहे आपकी एज 80 साल हो या आपकी एज 18 साल हो, आपको वेट उठाना है। आपको वीक में अगर 5 बार आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन आपको वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करनी है जिसमें आप वजन उठाएंगे ताकि आपकी मसल स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि अगर आपकी मसल में स्ट्रेंथ रहेगी तो आपकी हड्डियां सुरक्षित रहेगी। अगर मसल्स में ताकत नहीं रहेगी तो आपकी हड्डियां या जोड़ बेकार है। तो इसका ध्यान रखें। खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। एंटीऑक्सीडेंट्स में मैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूँगा तो हल्दी, टर्मरिक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। गार्लिक या लहसुन जिसको आप रोज़ सुबह खा सकते हैं, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, वो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी होता है, वो आप डेली डाइट में लें, वो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स की अगर आप बात करें तो अखरोट जो होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बॉडी और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप उसको रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं। सो ये कुछ नॉर्मल डेली रूटीन की चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करके काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। सर, लंदन पार्लियामेंट में आपको रेस्पेक्टली मतलब एक बड़ा ओहदे के साथ आपको सम्मानित किया गया, नॉर्थ इंडिया से आप फर्स्ट डॉक्टर थे। कैसा फील हुआ था सर? लंदन पार्लियामेंट में ये मायने रखता है। कैसा फील हुआ था आपको? और आफ्टर दैट परिवार में किस तरह का उल्लास था? आपके आपके प्रोफेशनली फ्रेंड्स में किस तरह का उल्लास था? क्योंकि ये बड़ी खास बात है कि सर आप राजधानी जयपुर से हैं और आपको लंदन पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। प्लीज़ सर वो एक्सपीरियंस आप हमें शेयर करिए सर। यस सर, बिल्कुल। ये मेरे लिए तो प्राउड की बात है, बट मुझे सच इससे बड़ी चीज़ लगती है कि ये हमारे इंडिया के लिए, मेरे स्टेट के लिए, मेरे सिटी के लिए और मेरे घर के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था उसके लिए, और भगवान की दया से जो मेरे रिजल्ट्स रहे हैं अभी तक पेशेंट्स को उनको देख के, तो उन लोगों ने काफ़ी मुझे ऑनर दिया। उनको जब ये पता लगा कि ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड और इस तरह की चीज़ें मैंने की है तो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को किया, और जब उनको मैंने बताया तो वो सरप्राइज़ थे। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडिया में बहुत अच्छे मेडिकल फिजिशियंस, सर्जन्स हैं। हमारा ट्रीटमेंट दुनिया में सबसे अच्छा है। अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो जयपुर अभी मेडिकल हब बन चुका है। मेडिकल टूरिज़्म यहाँ पे इतना आता है, आप मानेंगे नहीं। मेरे पास पेशेंट्स अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, अलग-अलग स्टेट से आते हैं, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से आते हैं। उसका रीज़न है कि हम यहाँ पे पेशेंट्स को बहुत अच्छी केयर देते हैं, उनसे पर्सनल टच में रहते हैं। यहाँ का जो इलाज है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही नॉमिनल रेट्स में यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए और बयां करने के लिए शब्द नहीं है, बट मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे सारे पेशेंट्स को, मेरे वेल विशर्स को, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। सर, एक मैं लास्ट सवाल आपसे जोड़ूंगा। आपका जवाब एक मोटिवेशनल जवाब रहेगा, इंस्पिरेशनल आल्सो। सर, आप क्योंकि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप विश्व स्तरीय रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। हम फिर रिपीट करते हैं, ये मायने रखता है सर। डॉक्टर धीरज दुबे जो जयपुर के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने सिंगल डे में 34 प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल सर्जरी किया। ये एक बड़े गर्व की बात है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए। तो सर, यो यंगर जो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो अभी इस मेडिकल सेक्टर में आ रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देंगे? किस तरह से वो प्रोफेशनली उनको क्या गाइड करेंगे? कैसे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ें? क्या उनके लिए मस्ट है? कौन से रूल्स उनके लिए मस्ट है और कौन से जो मेडिकल जो प्रोटोकॉल हैं जो उनको जीवन में अपने अपनाने चाहिए आपकी तरह एक सक्सेसफुल नाम स्थापित करने के लिए? बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है और मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से, डेली इंडियन टाइम्स के माध्यम से देना चाहूँगा कि देखिए अभी क्या है कि पहले जब हम लोग ने मेडिकल किया था वहाँ पे कैंडिडेट्स में बहुत सारी चीज़ें, आपस में इंटरेक्शंस बहुत थे, पेशेंट के साथ इंटरेक्शंस बहुत थे। अभी उन चीज़ों की कमी मुझे देखने को मिल रही है। सो मैं सारे यंगस्टर्स से यही बोलना चाहूँगा कि जब तक आप एमबीबीएस कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें। आप पेशेंट से, लोगों से इंटरेक्ट करें, अपने कलीग से इंटरेक्ट करें, क्योंकि आपके आने वाली लाइफ में, फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत मायने रखता है कि आप अपने पेशेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे कैसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं जिनके पास पेशेंट नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने शायद एमबीबीएस में बुक्स भी नहीं खरीदी, वो पास हुए और आज उनके पास पेशेंट्स की भीड़ है। तो रीज़न यही है
कि स्किलफुल बने बट उसके साथ साथ सोशल भी बने। दूसरा, जब आप फील्ड में आते हैं तो फील्ड में डायरेक्ट ना कूदें। आजकल की जो जनरेशन है उनमें ये है कि हमें बहुत जल्दी फील्ड में आके पैसा कमाना है, पेशेंट्स कमाने हैं। वो ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। आप उससे सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन सकते। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर, आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। सो पहले अपने फील्ड की पूरी नॉलेज लें। आजकल जगह जगह बहुत अच्छी फेलोशिप्स होती हैं। आप डॉक्टर्स के अंडर काम कर सकते हैं, सीनियर डॉक्टर्स के अंदर, वहाँ जाके सीखें। और जब अपनी फील्ड का पूरा नॉलेज आपको आ जाए, तब आप फिर पूरे हथियार रखे मार्केट में हॉस्पिटल्स में जाएं, ऑपरेट करें, पेशेंट से मिलें, उनसे अच्छे रिलेशंस रखें। तभी आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे और सोसाइटी को अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप खुद स्किलफुल नहीं होंगे तो आप अपने पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे ही नहीं पाएंगे। और अगर पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला तो अल्टीमेटली सोसाइटी को ही हार्मफुल है वो चीज़। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है। आपने सुना जयपुर के टॉप मोस्ट सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के बड़े बड़े बेबाक तरीके से जवाब दिए और सोसाइटी को, जो भारतीय सोसाइटी को उन्होंने मैसेज दिया कि उन्होंने उनको अपने किस तरह अपनी हड्डियों को ताकत देनी है, किस तरह का उनको अपने जीवन में खान पान का ध्यान रखना है और किस तरह की लाइफ स्टाइल को अपनाना है। तो आप डॉक्टर धीरज दुबे की सलाह को एक्सेप्ट करके ना सिर्फ अपनी हेल्थ को कायम रख सकते हैं बल्कि अपनी हड्डियों को डैमेज होने से भी बचा सकते हैं। आप डॉक्टर धीरज दुबे से जयपुर के प्रसिद्ध सेल्वी हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल्वी हॉस्पिटल में डॉक्टर धीरज दुबे सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इसके अलावा उनके क्लिनिक जो जगतपुरा में स्थित है, वहां भी आप डॉक्टर धीरज दुबे से पर्सनली निजी तौर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि मैंने मन की बहुत सारी बातें बोली जो मेरे फील्ड के अलावा बाकी भी सोसाइटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। लगातार खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ।